जीएस रीडर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर लेके आए हैं हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है। एमपीएसआई और एमपी शिक्षक ग्रेड 3 के लिए जो वर्ग 3 की जो वैकेंसी है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो इसको मिस ना करें, पूरे क्वेश्चन लगाएं जिससे कि क्वेश्चन अगर इनमें से पेपर में पूछा जाए तो कभी आपका वो आंसर गलत ना हो। इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। ये 25 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द तो होता नहीं है, स्वर भी नहीं होते हैं, ये होता है वर्ण। ठीक है, व्यंजन भी नहीं होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, अगर वो पूछता कि उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उच्चारण यानी बोलने के हिसाब से, तो बोलने के आधार पर क्या होगी? ध्वनि। ध्वनि सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ठीक है, उसने कुछ कहा नहीं है इसलिए वर्ण है। वर्ण की जगह पर अगर ध्वनि भी ऑप्शन में होता तो हम ध्वनि सही लगा देते, लेकिन दोनों ही अगर ऑप्शन में हो तो वो प्रश्न में पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर वर्ण होता है सबसे छोटी, और उच्चारण के आधार पर यानी बोलने के आधार पर ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को नहीं कहते हैं, वर्णों के संकलन को, शब्द की गणना को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं। व्यवस्थित समूह का मतलब क्या है? व्यवस्थित यानी कि इसमें व्यवस्थित किए गए हैं। क वर्ग को अलग किया गया है जो कंठ ध्वनियाँ हैं, च वर्ग को अलग किया गया है जो कि तालव्य ध्वनियाँ हैं, और स्वरों को अलग किया गया है, अयोगवाहों को अलग रखा गया है, और संयुक्त व्यंजन अलग। तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। इसलिए वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगर यहाँ पर होता शब्दों के व्यवस्थित समूह को तो वो गलत हो जाता, इसलिए वर्णों का ही, ये वर्ण है सारे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, जो क वर्ग होता है वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं, जो च वर्ग होता है वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, ट वर्ग होता है वो मूर्धा होती हैं, इसके बाद त वर्ग होता है वो दंत्य होता है, और प वर्ग होता है वो ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो क वर्ग कौन सा होता है? कंठ ध्वनियाँ। तो क ख क्या हो जाएंगे? हमारा आंसर हो जाएगा कंठ ध्वनियाँ होती हैं। य र क्या होते हैं? ये होती हैं अंतस्थ ध्वनियाँ। च ज ये क्या होते हैं? ये तालव्य होते हैं। ट और ण ये ट वर्ग होता है, ये होता है हमारा मूर्धा, मूर्धन्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन जो मैंने अभी बताया ट वर्ग होता है, तो ड और ढ ये दोनों क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। ग और घ क्या होते हैं अपने? ये होते हैं कंठ्य, और ज और झ क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। प और फ ये ओष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण जो वर्ण, वो वर्ण होते हैं जिनमें मुंह से कम वायु निकलती है, और महाप्राण कौन से होते हैं? जिनमें अधिक वायु निकलती है। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होते हैं अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण। तो ये याद रखना है आपको, अल्प प्राण, महाप्राण। और बोलने के आधार पर भी मैंने ये बताया है वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बोलने के आधार पर कैसे होता है? जैसे कि क ख ग घ, इस प्रकार से कम समय में बोला जा रहा है, कम वायु निकल रही है, वो होता है अल्प प्राण, और जो अधिक देर तक बोला जा रहा है वो महाप्राण। तो इसमें क्या होगा? आ महाप्राण हो जाएगा। ये दोनों जो है सही है आंसर, क ख ग। तो ये दोनों अल्प प्राण है, ख इसमें है नहीं। ठीक है, थ ध ये दोनों महाप्राण हैं। प फ ब भ ये दोनों महाप्राण हैं। इसमें ये दोनों महाप्राण हैं, और इसमें भी ये दोनों महाप्राण हैं, इसमें ये एक महाप्राण है। तो आंसर सही हो जाएगा ये वाला हमारा, क ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक यानी कि अनुनासिक, अनुनासिक यानी जो नाक के सहायता से बोले जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पंचमाक्षर, यानी कि क वर्ग में जो होता है पंचमाक्षर वो क्या होता है? अंग। ठीक है, च वर्ग में क्या होता है? ये पांचवा अक्षर होता है अय्य। फिर ट वर्ग होता है, ट वर्ग में होता है अण, पंचमाक्षर बोलते हैं इसे। त वर्ग होता है, त वर्ग में होता है न।
फिर प वर्ग आता है, प वर्ग में होता है म। तो ये पंचमाक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक या नासिक्य कहलाते हैं, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, अयम। ठीक है। अगर ऑप्शन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो नासिक के व्यंजन हैं या जो अनुनासिक व्यंजन हैं वो किसके द्वारा बोले जाते हैं, तो ऑप्शन में होगा मुंह, नाक, मुंह और नाक। तो आपको आंसर लगाना है मुंह प्लस नाक, मुंह और नाक ये दोनों लगाने हैं, क्योंकि अकेले मुंह से आप बोल नहीं सकते हो, अकेली नाक से भी नहीं बोल सकते हो, तो दोनों को प्रयुक्त करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंह और नाक, दोनों की सहायता से हम नासिक के व्यंजनों को बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए ऐ वर्ण जो रहते हैं वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। नासिक के तो ये है नहीं, मूर्धा ट वर्ग के होते हैं, नासिक के पंचमाक्षर होते हैं, ओष्ठ जो होते हैं वो प वर्ग के होते हैं। तो ए ऐ जो होते हैं वो कंठ तालव्य होते हैं। ये मैंने स्वरों में पढ़ाया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह यानी आयोगवाह, अंग और अह, ये दो वर्ण जो होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं, यानी कि ये हमारा आंसर है। बाकी तो ये स्वर हैं ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, ये द्वैत व्यंजन क्या होते हैं कि जो आधा अक्षर होता है ना उसका रिपीटेशन हो, यानी एक बार उसी व्यंजन को आधा लिखें फिर उसी को पूरा लिखें। जैसे कि इसमें है दिल्ली, दिल्ली में क्या है कि जो ल है वो पहले आधा इस्तेमाल किया है फिर पूरा इस्तेमाल किया है। एक ही सेम व्यंजन दो बार हो, पहले आधा हो फिर पूरा हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऐसा ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, इसमें भी आधा है लेकिन उसके बाद तक के बाद डबल ता होता है, तो हम कह सकते थे कि ये भी द्वैत है, लेकिन अभी ये त के बाद सा है इसलिए द्वैत व्यंजन नहीं है। तो द्वैत व्यंजन दिल्ली हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो कहीं टकराती नहीं है, बल्कि एक स्पर्श करती है और ज़्यादा टाइम तक बोलने पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है थोड़ी थोड़ी, तो उस वजह से इनको ऊष्म संघर्षी या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क ग ज फ। ये थोड़ी गलती हो गई इसमें, यहाँ पर डॉट होता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये जो डॉट लगे हुए हैं ये ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये ध्वनियाँ हैं अरबी फारसी की। ठीक है, ये उच्चारण, ये हमारे यहाँ पे उच्चारण नहीं होता था, अपने यहाँ क होता है, अरबी फारसी में इसको पढ़ते हैं क ख। ठीक है, अपने यहाँ ग होता है, इसको ग पढ़ते हैं ग। जग अपने यहाँ ज पढ़ते हैं, अरबी फारसी में ये डॉट वाला जो है उसे पढ़ते हैं ज। ज ज नहीं पढ़ते हैं, इसे ज पढ़ते हैं। अपने यहाँ फ बोलते हैं फ, और वहाँ पे बोलते हैं फ फ। ठीक है, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, इसलिए इनको ग्रहण किया गया है। इनको आगत या ग्रहित ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं, विदेशी भाषाओं से ग्रहण की गई भाषाएं हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या पूछी है, यानी कि स्वर, व्यंजन, अयोगवा सबको जोड़ करके, संयुक्त अक्षर सबको जोड़ करके टोटल संख्या कितनी है ये पूछा गया। तो टोटल संख्या 52 है। ठीक है, अब वो कैसे हैं ये देख लेते हैं। 11 हमारे स्वर होते हैं, 11 स्वर प्लस 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अंग अहा। इसके बाद व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारे कुल 39। ठीक है, 39 कैसे होते हैं, 25 तो वर्गीय व्यंजन होते हैं, यानी का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ये सारे मिला करके 25 होते हैं, ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो 25 हो गए ये, प्लस थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब है। इसके बाद 25 हो गए, फिर अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, प्लस अंतःस्थ व्यंजन यानी य र ल व, फिर 4 व्यंजन होते हैं स स स ह ऊष्म संघर्षी, तो 4 ये हो गए, प्लस छत्रज्ञ और स्र, 4 ये व्यंजन हो गए, प्लस 2 हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन, यानी कि
ड और ढ से जो बनते हैं अड़ और ढ़, ये दो जो व्यंजन बनते हैं ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो ये दो और ऐड करेंगे तो ये सारे टोटल मिलाकर के हमारे होते हैं 52 लेटर्स होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यानी कि ये कौन से वर्ण हैं? ये हैं संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त वर्ण। संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, मैंने बताए थे, छ, त्र और ज्ञ और एक होता है श्र। ठीक है, तो छ बनता है क और स के योग से, यानी कि आधा क और स मिलाकर के क्या बनता है छ। त और र मिलाकर के क्या बनता है त्र। ठीक है, ज प्लस अया के योग से बनता है ज्ञ और स्र, सीटी वाला स प्लस र से बनता है स्र। ठीक है, तो ये सारे होते हैं, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, यानी कि दो व्यंजन को संयुक्त करने पर ये बनते हैं। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में वर्णमाला में जो पहले आएगा उसके बने हुए शब्द पहले आएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि छ का क्रम किसके बाद आता है? तो छ बनता है क प्लस स के योग से, यानी कि पहले इसमें क आता है तो क के जो अंतिम शब्द होंगे उसी भाग में आपको अंत में छ मिलेगा, यानी कि क और स का योग जो होता है वो छ में होता है, इसलिए क वर्ण के बाद हमें छ के शब्द मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञ किस वर्णों के संयोग से बनता है? तो ये मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो ज्ञ बनता है वो ज हलंत वाला प्लस आया, इन दोनों के योग से बनता है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अब घोष और अघोष मैंने बता दिए हैं पहले ही। अब अघोष और घोष क्या होते हैं? घोष वर्ण वो होते हैं जिनमें स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, और अघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो वर्गीय व्यंजन में पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो सघोष व्यंजन होता है या घोष वर्ण कहलाता है। तो जैसे कि क, ख ये अघोष हो गए, और ग, घ, अंग ये जो है घोष हो गए। ये घोष हो गए यानी सघोष, और ये अघोष हो गए। अब ये तो हमें पता है, लेकिन इस ऑप्शन में हमें ये दिया नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया है? अ दिया है। अ हमारा सघोष होता है। ठीक है, ज और झ, च, छ, ज, झ, तो ये तीसरा और चौथा वर्ण है, तो ये सघोष होता है। सघोष होता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ह ये भी सघोष होता है। स ये हमारा जो है अघोष होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें उच्चारण स्थान पूछा है घ का, तो घ किस वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। क, ख, ग, घ, तो क वर्ग कौन सा होता है? कंठ्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ्य। मूर्धा इसमें ट वर्ग आते हैं मूर्धा में, तालु इसमें च वर्ग आते हैं, और दंत्य इसमें त वर्ग आते हैं। त, थ, द, ध, न ये दंत्य वर्ग है। और प, फ, व, भ, प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ में आता है, ओष्ठ में। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या अभी अपन ने काउंट करी थी, 33 व्यंजन जो होते हैं वो अपने सही व्यंजन होते हैं। इसके अलावा जो व्यंजन होते हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं या फिर द्विगुण व्यंजन होते हैं। 33 कैसे होते हैं हमारे? 25 तो वर्गीय व्यंजन होते ही हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी श, 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 ह। तो ये चारों ये मिलकर के बनते हैं 33 व्यंजन। इसमें द्विगुण व्यंजन नहीं है, क्योंकि द्विगुण व्यंजन इन्हीं व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, और संयुक्ताक्षर इसमें नहीं ऐड किए जाते हैं, क्योंकि संयुक्ताक्षर भी इन्हीं व्यंजनों को ऐड करके
बनाए जाते हैं। इन्हीं में से संयुक्त अक्षर भी इन्हीं में से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको ऐड नहीं किया जाता है। जो हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या जो जोड़ी जाती है वो 33 जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान यानी च छ ज, अब ये बताता ये तालव्य है, च छ ज, दंत्य हैं हमारे त वर्ग के, ओष्ठ है हमारे प वर्ग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है और ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये मैंने भी बताए थे, अंतःस्थ वर्ग के व्यंजन हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं ये। तो किस वर्ग के हैं ये? अंतःस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। ठीक है, तालव्य च वर्ग आता है, ऊष्म संघर्षी श श आते हैं। ठीक है, स और स हाँ ये ऊष्म संघर्षी हैं। स्पर्शी भी च को ही कहते हैं, च वर्ग को भी कहते हैं। च वर्ग टोटल पूरा च वर्ग बताया मैंने, ये च वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक में पढ़ा चुका हूँ पहले ही, वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं, जैसे क का पंचमाक्षर कौन सा होता है? हंग, ये होता है। च का क्या होता है? अया होता है, अया। ठीक है, इस तरीके से ये जो पंचमाक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठ्योष्ठ कौन सी ध्वनि होती है? कंठ्योष्ठ ध्वनि ये है हमारी, इसमें औ है, औ, ये डबल मात्रा वाला। तो आपको पता है कि ओ और औ, ये ओ होता है, ओ और औ क्या होते हैं? कंठ्योष्ठ होते हैं। ए आई जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। क होता है कंठ, और तालव्य तो तालव्य होता ही है। तो ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। ये कंठ्योष्ठ है, कंठ और ओष्ठ की सहायता से औ बोला जाता है। ठीक है, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, यानी भाषा निर्माण की जो इकाइयाँ होती हैं उनका सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले क्या आता है और क्या मिला करके क्या बनता है? तो इसमें जो चौथा है वो सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सबसे छोटी ध्वनि होती है, ध्वनियों को मिला करके हम शब्द बनाते हैं, शब्द जब वाक्य में जुड़ जाते हैं तो पद कहलाते हैं, और पदों को मिला करके एक वाक्य बनता है, और वाक्यों से फिर भाषा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आप इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहिए और आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।